अब कुछ रिजल्ट्स करते हैं हम पावर सेट्स के। देखो, सबसे सेट में सबसे कम से कम एलिमेंट क्या हो सकती हैं? सबसे कम से कम एलिमेंट 5 हो सकता है। तो हम सबसे छोटा से छोटा लेके चलते हैं। P इज इक्वल टू, इसको ही क्या बोलते हैं? 5। ये है, मैं यहाँ पे सेट लिखूंगा और यहाँ पे तुम्हें इसका क्या बनाना है? पावर सेट। आ गया होगा बनाना? तो बताओ P ऑफ 5 कितना आएगा? P की कार्डिनलिटी क्या है? 0। और इसके पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी आई है? 1, है ना? अगर मैं फिर यहां पे इसी को A ले लूं, मान लो P ऑफ 5 है, इसी को मैंने क्या ले लिया? दोबारा सेट ले लिया। अब यहां पे इसकी पावर सेट की कितनी आएगी? 2। एक तो 5 आएगा और दूसरा ये एलिमेंट आएगा, वो अलग बात है, ये 5 है। दूसरा एक ये आएगा, है ना? अब मैं यहां पे देख रहा हूं कि इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, तो इसकी कितनी आएगी? 2। तो क्या मैं आगे काम करूंगा तो क्या बढ़ती जा रही है, क्या घट भी सकती है? बढ़ेगी। तो क्या कभी किसी सेट का पावर सेट एम्प्टी हो सकता है? नो। पहले तो ये नोट करो कि पावर सेट ऑफ एनी सेट इज नेवर एम्प्टी, है ना? कभी भी एम्प्टी हो ही नहीं सकता। फाइनाइट हो सकता है, एग्जांपल लिखे बोर्ड पे। अगर तुम कोई सेट ले रहे हो तो उसका पावर सेट कुछ भी हो, लेकिन उसका पावर सेट में कम से कम एटलीस्ट एक एलिमेंट तो होगा ही। हमने इसीलिए तो क्या बोला, सबसे छोटे से छोटा सेट लिया है। ओके, अब नेक्स्ट, अब मैं उसकी जगह यही रख लूंगा। मैंने P ऑफ 5 को अब एक सेट मान लिया जिसके अंदर कितने एलिमेंट है? 2। एक तो 5 है और दूसरा क्या है? सेट। ये डिफरेंस है दोनों में। ये एम्प्टी सेट है और ये एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है। ये सिंगलटन सेट है, ये एम्प्टी सेट है। ओके, अब यहां पे करें P ऑफ P, है ना? 3 बार आएगा ना? कितने एलिमेंट आएंगे? 4 आएंगे। एक तो 5 आएगा, एक सिंगलटन 5 आएगा और दूसरा ये एक सेट है, ये एक और आएगा, है ना? 5 ये करके और ये नहीं समझ आया? और एक है दोनों बार, क्या आ जाएगा? 5 सिंगलटन 5 ये। ये क्या है? ये क्या पता है? ये एक सेट है जिसके अंदर 5 है, एम्प्टी सेट है। ये एक सेट है जिसके अंदर एक सिंगलटन सेट है। दोनों के दोनों डिफरेंट है, ये ध्यान रखें, है ना? भाई आए कैसे? पहला एलिमेंट लिख दिया एक बार, तो एक दूसरा एलिमेंट लिख दिया, ठीक है? अब कोई बच्चा ये लिखे सिंगल, इसके अंदर कोई सेट लिखे, वो तो ऑलरेडी आ चुका है, ये रहा। और एक सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट कर नहीं सकते। फिर इसके अंदर लिखे ये थोड़े, ये दूसरा कोई सेट ये आ गया और ये खुद तो होता ही है, ऐसे ये बनाया है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, जब इसमें 0 एलिमेंट थे तो इसमें कितने एलिमेंट आए हैं? 1। यानी इसमें 0 थे तो इसमें कितने हैं? 2 रेज़ टू पावर 1, ठीक है? 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट, जब इसमें एलिमेंट 1 था तो इसके पावर ऑफ पावर सेट में कितने एलिमेंट आए हैं? 2 रेज़ टू पावर 1, है ना? नेक्स्ट, जब यहां पे 2 रेज़ टू पावर 1 है ना, लिख सकता हूं इसको, ये सेट यही तो है, यहां से उठाया है, और इसकी कार्डिनलिटी कितनी है? 2 रेज़ टू पावर 1 है। तो इसके सेट में कितने आ रहे हैं? इसके पावर सेट में कितने आए हैं? 2 रेज़ टू पावर 2। हाँ जी, क्या कोई इसके पावर सेट में बता सकते हैं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे? 2 रेज़ टू पावर, एक बार 2 रेज़ टू पावर 4 आएंगे। क्या मैं ये बोल दूं 2 रेज़ टू पावर और इसकी कार्डिनलिटी, और इसकी कार्डिनलिटी लिखी हुई है आगे कितनी है? तो 2 रेज़ टू पावर 2 लिख दूं, हाँ जी, और इंक्रीज कर दूं। एक सेट में लिख नहीं रहा क्योंकि लेंथी हो जाएगी प्रोसेस। तो ये जो ये किसकी कार्डिनलिटी आई है? P ऑफ 5, 4 बार है ना? हाँ जी, क्लियर है? अब मैं बोल रहा हूं, क्या इसके पावर सेट की कार्डिनलिटी बता सकते हो? 2 नहीं, ऐसे बोलो 2 और इसकी कार्डिनलिटी, 2 की पावर इसकी कार्डिनलिटी।
तो 2 ऑफ 2 2 2 है ना, ये आएगा। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, कंफ्यूज हो रहे हो तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं। 0 थी, एक बार किया तो 1 आई, और 1 को मैं 2⁴ लिख सकता हूं। नेक्स्ट फिर मैंने यही उठा लिया सिंगलटन 5, इसका जब पावर सेट किया तो 2 एलिमेंट आए, तो 2⁴ लिख सकता हूं इसकी कार्डिनलिटी। फिर यही सेट उठा लिया तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी आई, 2⁻, जितनी इसकी कार्डिनलिटी कितनी थी 2। फिर मैंने इसका कोई पावर सेट बनाना है तो मैं बोल सकता हूं कि इसके पावर सेट की कार्डिनलिटी 2 की, जितनी इसकी कार्डिनलिटी वो लिख दो, तो कितनी आएगी 2 की पावर इसकी कार्डिनलिटी 2⁻²²। ठीक है। फिर नेक्स्ट मैं बोला इसके एक सेट ये है, अब इसके पावर सेट की बताओ, तो 2 की पावर इसकी कार्डिनलिटी है ना। तो तुम्हें पता लग रहा है क्या हो रहा है, क्या है, ये आ गया समझ में। अब ऐसे ही प्रोसेस चलती चली जाएगी। अब तुम मुझे P में और 2 की पावर में कितने 2 आ रहे हैं ये रेशन बता दो, क्या आएगा। दोबारा बोलो, एक सेट का मैं बता रहा हूं, एक सेट के जितनी बार पी करते चले जाओगे 2 की पावर में जितने पी कर रहे हो उससे एक कम पी आ रहा है, नहीं आ रहा। ये देखो ये किसकी कार्डिनलिटी है इस सेट की, इसमें कितने पी है 4, ये 2⁻² है, इसमें कितने पी है 2। 2 की पावर देखनी है, एक है ना, इससे एक कम है, 2 की पावर 2, ये आ गया है ना, 2 आ रहे हैं तो। या फिर आप ये बोल लो, आप ये बोल लो कि अगर यहाँ पे 2 है, क्या कर दिया ये, हाँ, तो यहां से आप ये बता दो कि P ऑफ एंड अप टू सोन P ले रहा हूं मैं, और यहाँ पे क्या ले लिया मैंने 5 ले लिया, तो इज इक्वल टू यहाँ पे 2⁻² एंड अप टू सोन, ऐसे आ रही है 2n-1 टाइम ये आ रहा है। अगर ये n टाइम्स है तो ये लिख दूं, ये 2⁻², ये 2 कितनी बार आ रहा है, और प्लीज इसको वेरीफाई जरूर कर ले एक बार। 4 है तो 3 बार, ये हाँ हाँ ठीक है, 3 है तो 2 बार, 2 है तो 1 बार, 1 बार है तो 2 बार है तो 1 बार, नेक्स्ट 0 है तो 1 बार, हाँ ठीक है ना, आ गया समझ रिजल्ट। तो ये रिजल्ट लिख लो। या फिर इसको और ज्यादा क्लैरिफाई करना है, अगर मैं 5 की जगह कुछ और ले लूं तो इस रिजल्ट में, अगर मैं 5 की जगह कुछ और ले लूं, एक सेट ले ले जिसके अंदर 2 नंबर ऑफ एलिमेंट हो, फिर लिखो एक बार इसको, व्हाट हैपन्स इफ आई रिप्लेस द सेट 5 विद ए सेट ऑफ 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट। लिख लिया, व्हाट हैपन इफ यू रिप्लेस द सेट 5 with a set of 2 element, with a set of this two distinct element। डिस्टिंक्ट एलिमेंट जिसमें 2 एलिमेंट हो तो क्या होगा, स्लैश लगाओ उसके आगे, स्लैश फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर है हिंदी में लिख लो, क्या हो गया हिंदी में लिख लो, फाइनाइट सेट हिंदी में लिखा है। नेक्स्ट स्लैश करके डिनोमिनेबल सेट लिख लो, स्लैश अनकाउंटेबल सेट लिखो। व्हाट हैपन इफ वी रिप्लेस द सेट 5 विद ए सेट ऑफ एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, फिर इस सेट को किससे रिप्लेस कर दो, फाइनाइट सेट से, फिर इसको किससे रिप्लेस कर दो, डिनोमिनेबल से, और फिर इसको अनकाउंटेबल सेट से, फिर क्या क्या होगा। ठीक है, और जगह छोड़ दो या फिर इसको बाद में कर लेना। ठीक है, हाँ जी। अब एक बात नोट करो यहाँ पे आप पावर सेट की में,
कल हमने आते ही कार्डिनल अर्थमेटिक स्टार्ट किया था, कार्डिनल नंबर स्टार्ट किया था, कल किया था कार्डिनल नंबर। तो यहाँ पे मैंने एक सेट लिखा है, तो उसकी जो पॉसिबिलिटी थी सेट्स की, अगर तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर एस है वो फाइनाइट है तो उसकी कार्डिनलिटी एन आ जाएगी, और अगर एस डिन्यूमरेबल है तो एलिफ नोट आ जाएगी, है ना। और एस अगर अनकाउंटेबल सेट है और इक्विवेलेंट टू आर है, अनकाउंटेबल बोल के सी थोड़े लिखना है, और यहाँ पे क्या लिखना है, इक्विवेलेंट टू आर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगी उसकी, सी हो जाएगी। और अब इसको डैश 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 भी कर सकते हो पावर सेट बना के, ठीक है। लेकिन हम यहाँ से, और क्या इससे कम भी हो सकती है, इससे तो हो ही नहीं सकती। ज़्यादा तो क्या होगी, वन तो होगी सेट में, एक एलिमेंट तो होगा ही, नहीं होगा तो फिर क्या होगी, जीरो होगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन कम से कम क्या हो सकती है, जीरो। हाँ जी, मैं इसके अगर पावर सेट की बात करूं पी ऑफ एस, तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, 2 की पावर n, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 लिख दूं, ठीक है। यहां से अगर पावर सेट की बात करूं तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे, 2 की पावर एलिफ नोड इज इक्वल टू सी। यहां से पी ऑफ एस की बात करूं तो कितने आएंगे, 2 की पावर सी इज ग्रेटर देन सी। फिर नेक्स्ट है 2 की पावर सी इज ग्रेटर देन 2 की पावर सी, एंड अप टू सो नहीं चलती रहेगी। कैंटर कंटिन्यूम हाइपोथेसिस, जनरलाइज कैंटर कंटिन्यूम हाइपोथेसिस किया था हमने ये। अब यहाँ पे तुम एक बात नोट कर रहे हो, क्या इस सीरीज में कहीं भी एलिफ नोड आ रहा है, पी ऑफ एस इज इक्वल टू समथिंग, कहीं एलिफ नोड आ रहा है। तो बच्चा बोलेगा सर थोड़ा और ट्राई कर लो, क्या अब आगे आ जाए, सी पे ही खत्म हो जाओ, फिर किसी की पावर सी करेंगे तो एलिफ नोड कभी आएगा ही नहीं। ज़्यादा किसी की पावर एलिफ नोड करने से एलिफ नोड आ सकता था, लेकिन वो भी नहीं आएगा, वन हो ही नहीं सकता। यहाँ से आप देखो कि अगर फाइनाइट कर रहे हो तो फाइनाइट सेट आएगा, डिन्यूमरेबल कभी आ ही नहीं सकता। अगर तुम कोई सेट फाइनाइट ले रहे हो और उसके पावर सेट की तुम बात कर रहे हो तो ऑलवेज फाइनाइट ही आएगा। कोई बच्चा बोलेगा सर डिन्यूमरेबल भी आ सकता है, आएगा ही नहीं। सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, तो आप जितने फाइनाइट है, कितने ही फाइनाइट ले लो, उसके नंबर ऑफ सबसेट तो फाइनाइट ही होंगे, और वो कितने होंगे, 2n। फिर बोलता है मैंने सेट को डिन्यूमरेबल कर दो, फिर उसके पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट जाएंगे, सी। एलिफ नोड तो कभी होगा ही नहीं, है ना। सो फ्रॉम दिस एनालिसिस यू नोट दैट द पावर सेट ऑफ एनी सेट कैन नॉट बी डिन्यूमरेबल। लिखा मैंने कार्डिनलिटी की फॉर्म में और बोला सेट्स की फॉर्म में। पावर सेट ऑफ एनी सेट नेवर डिन्यूमरेबल, कभी डिन्यूमरेबल हो ही नहीं सकता। एंड एम्प्टी भी कर लो स्लाइड में, मैंने पैसे पहले भी लिखवा दिया। वैसे सीरीज देख रहे हो ना, क्या कभी जीरो आ रहा है, कभी जीरो आएगा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेटर देन 1। जब सबसे छोटा एलिमेंट लेके चले तभी ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तो कभी भी एम्प्टी नहीं होगा और कभी भी डिन्यूमरेबल नहीं होगा। यानी आपको कहीं ऐसा दिख जाए स्टेटमेंट में P ऑफ A इज इक्विवेलेंट टू Q, इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अब A पूछोगे मुझसे, क्योंकि A की तो तीनों यही पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो फाइनाइट हो सकता है, या अनडिन्यूमरेबल हो सकता है, या अनकाउंटेबल हो सकता है। कहीं ये लिखा हो इज इक्विवेलेंट टू n, ये गलत है। इज इक्विवेलेंट टू 1 2 3, ये ठीक है ना। 3 एलिमेंट लिखे उसमें, तो 2 समथिंग करोगे तो 3 कभी आएगा ही नहीं, वो भी नहीं पॉसिबल है। जरूर थोड़ा ये लॉजिक लगाओ तुम। तो पावर सेट की कार्डिनलिटी का क्या, 2 सेट इक्विवेलेंट कब होते हैं, कार्डिनलिटी सेम हो। इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 3, तो बोला P ऑफ A की भी क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, विच इज नेवर पॉसिबल। अभी तो किया, ऊपर रिजल्ट नहीं किया, ये रखे यहाँ पे, ये नंबर ऑलवेज क्या होगा, इवन, इसलिए तो किया ये। तो कभी भी ओड नहीं हो सकती, है ना, हमेशा क्या होगी, इवन। अभी 5 के लिए चेक किया, 2 की पावर समथिंग, 2 की पावर समथिंग, 2 की पावर समथिंग, और 2 की पावर समथिंग इज ऑलवेज ए इवन नंबर। हाँ जी, 5 के लिए हो सकती है 3, ओड 1 हो सकती है, लेकिन मैं तो 1 तो लिखी नहीं ना, मैंने 3 एलिमेंट लिखी हैं। अब 5 के लिए कर लो, P ऑफ 1 है, लेकिन मैंने रिजल्ट थोड़े लिखवाया है कि ओड। रिजल्ट लिखो तो लिख लो,
कि 1 को छोड़ के बाकी सारे क्या होंगे, 5 को छोड़ के बाकी सभी के लिए क्या होगी, इवन। 5 में नंबर ऑफ एलिमेंट 0 और हमने देखा 2⁻0 इज इक्वल टू 1, वो सेट भी हमने बनाया है अभी। वो एक सेट ऐसा है जिसमें पावर सेट में ओड नंबर ऑफ एलिमेंट है, यानी सिर्फ सिंगलटन 5 है। हाँ जी, क्या कोई पावर सेट है किसी ए का, क्या इक्विवेलेंट हो सकता है क्यू के, नहीं हो सकता, ये कर लिया। क्या इक्विवेलेंट हो सकता है 0,1 इंटरवल के, हो सकता है। ये सीरीज देख लो यहाँ पे 0 सी बिल्कुल हो सकता है। आप एक ऐसा सेट ले लो जो डिन्यूमरेबल हो, ठीक है, उसका पावर सेट ऑलवेज 0,1 के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। हाँ जी, क्या किसी का पावर सेट इक्विवेलेंट हो सकता है R² के, क्या किसी का पावर सेट इक्विवेलेंट हो सकता है। अब देखो जितने मैं बाउंड सी पे ही कर सकता हूँ, अगर मुझे ना सी से आगे जाना हो ना तो मुझे यहाँ पे भी P समथिंग लेना पड़ेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हमने कैसे करी थी, पावर सेट से, है ना। तो यह मैं बोल सकता हूँ P ऑफ R, ऐसा कोई सेट हो सकता है। यहाँ पे लिखो क्वेश्चन मार्क, लिखो, बोर्ड घूरने की थोड़े बोल रहे हैं। इज देयर एनी सेट इज इक्विवेलेंट टू द P ऑफ R, बताओ फिर हो सकता है तो। हाँ ना, सी होती है उसकी, तो सी होती है। और वो तो खुद ही लिखा है, रियल नंबर का सेट इसके इक्विवेलेंट थोड़े ही होता है। रियल नंबर का सेट की तो कार्डिनलिटी सी होती है और इसकी कितनी है, तो ये इक्विवेलेंट थोड़े ही है। क्या यहाँ पे P ऑफ R ही आएगा या फिर कोई दूसरा सेट भी आ सकता है, R का कोई भी अनकाउंटेबल सबसेट, P ऑफ और ब्रैकेट में R का कोई भी अनकाउंटेबल सबसेट लिख दो। वो करुणा ने इरेशनल नंबर लिया था, वो क्यों लिया था, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। काउंटेबल लोगे तो P ऑफ 2⁻C क्या हो जाएगा, C हो जाएगी। काउंटेबल नहीं ले सकते, ड्यूनरेबल भी नहीं ले सकते, फाइनाइट भी नहीं ले सकते। तो समथिंग इज इक्विवेलेंट टू P ऑफ R लिखा है, देन यू हैव टू टेक ऑल द पावर सेट, ठीक है, पावर सेट ऑफ ए अनकाउंटेबल सेट, है ना। तो बच्चा यहाँ पे बोले क्या मैं यहाँ पे P ऑफ 0,1 इंटरवल ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हो। P ऑफ 0,3 क्लोज इंटरवल ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हो। यानी कि कार्डिनलिटी सभी किसकी इक्वल आएगी, P ऑफ R की, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे इक्विवेलेंट लिखा है तो तुम्हें यहाँ पे P ऑफ समथिंग लेना पड़ेगा, ऐसा कोई सेट नहीं होगा दूसरा, है ना। तो हम कल कर चुके कि अगर ऐसा कोई दूसरा सेट लोगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ओके, आ गया रिजल्ट समझ में। क्वेश्चन करें अब इस पे। ये क्वेश्चन गिवन है, पार्ट सी का क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन आया हुआ है। थर्ड एंड फोर्थ क्या आएगा बताओ? सेकंड, थर्ड, सिक्स्थ है, वो भी सिक्स्थ भी एक। P ऑफ A इज नेवर एम्प्टी है ना, तो A की तो बात ही नहीं है उसमें, तो गलत हो जाएगा। P ऑफ A इज फाइनाइट फॉर सम A। देखो यहाँ पे फॉर सम A, तो A फाइनाइट ले लो, पावर सेट क्या आएगा? ध्यान रखें यहाँ पे सम वर्ड यूज गिवन है, फॉर ऑल नहीं गिवन, ठीक है। फाइनाइट थोड़ा होगा सारे A के लिए, लेकिन आप A को फाइनाइट ले लोगे तो उसका पावर सेट भी क्या हो जाएगा? फाइनाइट। नेक्स्ट में बताओ, काउंटेबल। इस ऑप्शन में ना दिक्कत आ गई CSIR में, है ना। जब ये CSIR में क्वेश्चन आया 16 में, और इसी क्वेश्चन पे 2-3 बच्चों का नेट हो गया, ये होगा JRF हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन किस पे था? 4.75 मार्क्स का, ठीक है, और इजी क्वेश्चन लग रहा है ना। तुम्हें इजी नहीं लग रहा क्वेश्चन? ये फटाक से कोई कैलकुलेशन है इसमें? अगर तुमने रिजल्ट कर रखी है, काउंटेबिलिटी पढ़ ली तुमने, तो इसमें क्या है? नेवर एम्प्टी, फाइनाइट, फाइनाइट A को फाइनाइट ले लो। P ऑफ A इज काउंटेबल फॉर सम A, बिल्कुल, आप फाइनाइट ले लो A को, सेट क्या हो जाएगा? फॉर सम A लिखा है ना, और A को डिनोमिनेबल ले लो, तो क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल हो जाएगा उसका पावर सेट। तो फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? ठीक। लेकिन थर्ड ऑप्शन में जो उसने क्वेश्चन क्रिएट कर रखा था, वो वाल्टर रूडिन की फॉर्म में लेके क्वेश्चन क्रिएट कर रखा था उसने, जो क्या लेके चलता है? डिनोमिनेबल को काउंटेबल, वो फाइनाइट को काउंटेबल नहीं लेके चलता। लेकिन फाइनाइट के लिए तो रिजल्ट फिर भी होल्ड करता है, लेकिन डिनोमिनेबल के लिए कोई सेट है, डिनोमिनेबल को मैं काउंटेबल बोल दूं, ताकि क्या कोई पावर सेट कोई ऐसा सेट एग्जिस्ट करेगा जिसका पावर सेट काउंटेबल होगा, मतलब डिनोमिनेबल होगा? कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो रिजल्ट क्या, थर्ड ऑप्शन क्या हो गया? गलत। तो सारे बच्चे करके आए, फर्स्ट को गलत, इसको ठीक करके आए वो, और इसको भी ठीक करके आए। इसका आंसर क्या है? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये बना इसका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, और सभी बच्चों का आंसर आ गया गलत, है ना, क्योंकि A to Z बच्चे सारे क्या करके आए थे? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और जब ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए और जब तुम्हारा नेट ना हो तो बहुत दुख होता है ना, क्योंकि काउंट तो पहले ही कर लेते हैं। अब एक आशु नाम का लड़का जो पिछले बैच में मैं आता था, उसका नेट हो गया अब की बार, आशुतोष। उसका क्या था? एक क्वेश्चन था गलत था अब की बार, वो कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह भेजी थी, तो मतलब वो ट्राई कर रहा था कि वो ठीक हो जाए ऑप्शन, तो वो ठीक हो भी जाता है। जैसे फिर क्या किया, इसकी रिप्रेजेंटेशन भेजी जाती है हर एक क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन गलत तो नहीं है, गलत थोड़ी है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का सब्जेक्ट थोड़े चेंज हो रहा है। क्या डिनोमिनेबल नहीं रहा? क्या अनकाउंटेबल नहीं रहा? क्या काउंटेबल से काउंटेबल नहीं रहा? सब्जेक्ट तो सेम ही है, सब्जेक्ट में थोड़ी कुछ चेंज आया कि आप सब्जेक्ट में कुछ चेंज करो। क्या किस में चेंज आया है? लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज अलग है। वो क्या बोल रहा है कि मैं तो डिनोमिनेबल को ही काउंटेबल बोल लूंगा, और हम क्या बोल रहे हैं? हम तो फाइनाइट को भी काउंटेबल बोल लेंगे, डिनोमिनेबल को भी काउंटेबल बोल लेंगे। तो अगर इसका आंसर हम अपने लैंग्वेज से देखें तो क्या होना चाहिए? ठीक, हाँ सॉरी, आंसर ये आया था सेकंड एंड फोर्थ। उसने वाल्टर रूडिन की बुक से क्वेश्चन सेट कर रखा था, तो रिप्रेजेंटेशन भेजी, फिर उसका आंसर पहली बार ऐसा हुआ था कि उसका आंसर क्या आया? और में आया, वरना नहीं होता था ऐसे कि आपने जिसने 2 और 4 टिक किया है उसको भी 4.75 मार्क्स दो, और जिसने 2, 3 और 4 तीनों को टिक किया है उसको भी 4.75, और जिन्हें इनके अलावा करा है उसको 0 दो, ठीक है। ये ध्यान रखें, अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन गलत है और अगर आपने उसको अटेम्प्ट किया उस क्वेश्चन को, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने उसको अटेम्प्ट किया है तभी मिलेंगे, फिर वो क्वेश्चन गलत है, रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया है, तो फिर सभी बच्चों को मिलेंगे वो। ओके, हाँ जी, हाँ। और अगर ऐसा होता है तो ऑप्शन चेंज होते हैं। मान लो अब इसके नहीं मिलते, इसमें क्वेश्चन थोड़े, ये तो क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन थोड़े गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं है। क्वेश्चन गलत जब हो जाता
जब आप स्टेटमेंट दे दो सारे के सारे, आप कोई सी बुक उठा लो, नहीं ऐसे एक मॉडर्न में दिया था उसने क्वेश्चन, इंटीग्रल डोमेनिक कोर्स बने, इंटीग्रल डोमेनिक कुछ भी डेफिनेशन गलत ही हो रहे थे सारे ऑप्शन, तो उसको सभी के मिलेंगे ऑप्शन के नंबर। तो अगर क्वेश्चन गलत है तो सभी को आंसर मार्क्स मिलेंगे, और अगर क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है या फिर जिसके 2 आंसर पॉसिबल है तो उसको उसी के मिलेंगे। यानी कि जिसने अगर 2 4 किसी क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट भी किया है और उसने मान लो 4 ऑप्शन क्या कर दिए, टिक कर दिए, तो इसको उसके अटेम्प्ट भी कर रखा है, रिप्रेजेंटेशन भेजी गई है, तो उसको अभी भी 0 मार्क्स मिलेंगे। ना ही तो उसने 2 3 को टिक किया, ना ही उसने 2 3 4, उसने तो गलत ऑप्शन को चूज कर रखा है ना, तो वो थोड़े ठीक हो गए उसका, है ना। तो अगर तुम्हें ये लग रहा हो किसी क्वेश्चन में या पार्ट बी में या पार्ट सी में कि इसके तो 4 ही ऑप्शन गलत है, तो उसको जानबूझ के अटेम्प्ट कर लो उस क्वेश्चन को, है ना। वो क्वेश्चन ऐसा ही था, उसको कुछ भी ले लो, मतलब एक डमी सा क्वेश्चन नहीं होता बिल्कुल ही कि ये क्या मतलब कर दिया। तुम्हें ये दे दे लेट इफ ए इज ए मैट्रिक्स, और वो आगे देना भूल जाए और बोल दे ए इज एडोम्पोटेंट, ए इज नीलपोटेंट, ए इज इन्वर्टिबल, ए इज इन्वोल्यूटरी, सारे ठीक है सारे गलत है, तो वो क्वेश्चन ऐसा एचपीएससी के एग्जाम में कई बार हो चुका है। ये सेम क्वेश्चन, लेट ए बी ए मैट्रिक्स देन ए इज नीलपोटेंट एंड, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन गलत है ये तो। क्या तुम ए को इनपोर्टेंट टिक कर दोगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या आइडोपोटेंट कर? बिल्कुल नहीं कर सकते, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। तो इस टाइप के क्वेश्चन गलत होते हैं। ओके, तो आप ये बता दो पेपर में क्या करना है, थर्ड को टिक करे या ना करे? जो तुमने सब्जेक्ट पढ़ा